अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है सैरो शिकार और इसके मुसन्निफ़ हैं ख़ान बहादुर हकीमुद्दीन, फॉरेस्ट ऑफिसर, यूपी, इंडिया। ये इसका 7वां हिस्सा है। ये चूँकि पूरी किताब है तो इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। इस बाब का उन्वान है मेरा पहला दिलचस्प मुकाबला रीछ से। एक दिन शाम को मैं राइफ़ल और बंदूक और अर्दली को लेकर सड़क ढकाला की तरफ मुर्गी मारने और शेर के लिए पिड़ा बांधने की मुनासिब जगह तलाश करने की गर्ज से चला गया। करीब आधा मील हम गए होंगे तो एक होल चीतलों का जंगल से निकलकर हमसे 100 कदम पर सड़क के किनारे खुले हुए रकबे में फायर लाइन पर चरने लगा। थोड़ा और आगे बढ़कर मैंने एक नर राइफ़ल से मारा, बाकी सब भाग गए। हम आधा मील और आगे गए और एक पहाड़ी मुर्ग मारकर वापस आए। चूँकि चीतल को ले जाना मुश्किल था, हमने उसको घसीटकर जंगल में पत्तों से छुपा दिया और सड़क पर जंगल के सामने जगह पहचानने के लिए एक शाख डाल दी। कैंप वापस आकर अर्दली से कहा कि सुबह चंद आदमी ले जाकर चीतल को उठा लाना। कैंप के आदमी गोश्त के लालच में सुबह हमारे उठने से पहले ही बग़ैर कहे जा चुके थे और ख़ाली हाथ आकर बताया कि चीतल को जंगल में कोई घसीट ले गया है और पीछे की तरफ से काफ़ी खाया गया है। पीछे से शेर और सीने से गुलदार खाता है, लिहाजा ख़याल हुआ कि शेर ने खाया है। मिस्टर कांजीलाल के ख़ैमे में गया। उनको पूरा वाक़या बताने के बाद मैंने कहा कि आज शाम को मचान बांध कर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हम शेर के लिए नहीं बैठते और ये भी कहा कि आज तो मिस्टर पूरी ने हम दोनों को शाम को दावत भी दी है। मैंने कहा घंटा 2 घंटा बैठकर आप दावत खाने चले आइएगा और मैं रात भर बैठूँगा। उस ज़माने में रात को शिकार मना नहीं था। काम पर जाने से पहले मैंने मिस्टर पूरी से कहा कि मैं आपकी दावत में शरीक नहीं हो सकूँगा और मिस्टर कांजीलाल देर से आएंगे। फिर इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ाव में कुत्ते मार शिकारी आज आया हुआ है, उससे तुमको मदद मिलेगी। शाम को काम से वापसी के बाद चाय पीकर मैं और मिस्टर कांजीलाल माँ मचान, रस्सियाँ, बंदूक, राइफ़ल, कुल्हाड़ी और 2 अर्दलियों के रवाना हुए और कुत्ते मार शिकारी को भी बतौर रहनुमा के ले गए। उसके मशवरे पर पिडे को भी ले लिया। उसने कहा कि पिडे को चीतल की लाश के पास बांध देना ताकि जब शेर आए तो पिडे को ज़िंदा देखकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए और तुमको ना देखे। शेर के पिछले नाकाम तजर्बों से मुझे शिकारी की ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। हमको घास और पत्तों की वजह से कोई पैर का निशान लाश के पास दिखाई नहीं दिया। गो सड़क पर शेर के और रीछ के निशानात थे जो मैंने शाम को भी देखे थे। हमने सबकी राय से एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त चीतल की लाश से 15-20 कदम पर छांटा और एक चारपाई उस पर ज़मीन से करीब 10-12 फुट ऊंचाई पर बांधी और पिडे को चीतल की लाश के पास बांध दिया। फिर हम दोनों चारपाई पर खैमे की पुरानी दरी बिछा कर बैठ गए और सब आदमियों को कैंप भेज दिया और कह दिया कि अगर फायर सुने तो आ जाएं, नहीं तो अंधेरा होते ही आ जाए। रात चांदनी थी मगर उस दिन बदकिस्मती से बादल घिरे हुए थे। हम करीब आधे घंटे के बैठे होंगे कि पहाड़ के नशेबो फराज से किसी जानवर के आने की आवाज़ सूखे पत्तों में सुनाई दी। आवाज़ रफ्ता रफ्ता ज़्यादा तेज़ और हमारी तरफ आती हुई मालूम हुई। मैंने कहा कि चीतल या सांबर आ रहा है, क्योंकि शेर के चलने की आवाज़ पत्तों पर बहुत कम आती है। वो आवाज़ करीब आकर रुक गई और ऐसा लगा कि कोई जानवर बैठ गया। ये चीतल सांबर की आदत के ख़िलाफ़ था।
उसने ज़मीन खोदना और मिट्टी और पत्थर पहाड़ की ढाल से नीचे सूखे पत्तों पर गिराना शुरू किया। हम घनी झाड़ियों की वजह से उसको देख ना सके। थोड़ी देर खोदना जारी रहा, फिर इधर उधर चलने की और लंबे सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दी। 15 मिनट तक बहुत मेहनत से खोदने के बाद बड़े ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आई। इसी तरह कभी खोदना और कभी उल्टी सांस लेना, जिससे ख़ास किस्म की आवाज़ निकलती थी, करीब आधे घंटे तक जारी रहा। हम दोनों बहुत हैरान थे। कभी हंसी आती थी और कभी सोचते थे कि ये कौन सा जानवर होगा। थोड़ी देर खामोशी के बाद उसने हमारी तरफ आना शुरू किया तो देखा कि एक बूढ़ा रीछ, जिसके बाल जगह जगह से गिरे हुए थे, लापरवाही से बेवकूफ़ों की तरह सीधा चीतल की लाश की तरफ जा रहा था और हमारा पिता कान खड़े किए रीछ की तरफ गौर से देखता हुआ, जिस कदर रस्सी ने इजाज़त दी, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता गया। पेड़े के करीब एक बालिश्त के सींग थे और वो उन पेड़ों से बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त था जो शेर के लिए उमूमन बांधे जाते हैं। रीछ ऐसा बेवकूफ़ और लापरवाह था कि उसने सिवाय चीतल के और किसी तरफ ना देखा और पेड़े की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर रहा। जब रीछ लाश से करीब हो गया तो पिता पीछे हटकर खामोशी से उसे घूरने लगा। मिस्टर कांजीलाल ने आहिस्ता से पूछा, मारूं? मैंने कहा, नहीं, शेर का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही रीछ लाश के करीब पहुंचा, पिडे ने अपनी पूरी ताकत से सर की एक ठोकर रीछ के पट्टे पर इस जोर से मारी कि रीछ उसके धक्के से गिर गया और ख़ुद पिडा रस्सी के झटके से कलाबाजी खाकर रीछ के ऊपर पूरे बोझ से गिरा। रीछ को क्या खबर थी कि मरे हुए चीतल से ये आफत टूट पड़ेगी। उसने एक ज़ोर की चीख मारी और अपना पिछला धड़ घसीटता हुआ हमारी दरख्त पर चढ़ गया। उसको हमारा भी मतलब ख्यालो गमान ना था। हम अब तक तमाशा देख रहे थे और हंसी को बहुत मुश्किल से रोक रहे थे। ये देखकर कि रीछ आ पहुंचा, हम भी दोनों बिजली की तरह मचान पर खड़े हो गए और हमारी हंसी अब कुछ और हाल में बदल गई। मिस्टर कांजीलाल ने कहा, वो आ गया। उनका टॉप घबराहट की वजह से नीचे गिर पड़ा। चारपाई पर खेमे की दरी 4 परत की हुई बिछी थी और चारों तरफ से लटक रही थी। मैं घबरा कर नीचे देखने लगा कि जैसे ही वो सर चारपाई के ऊपर निकाले तो मैं बंदूक के दोनों फायर उसके सर पर दाग दूं। दरी की वजह से ना रीछ हमको देख सकता था और ना हम रीछ को देख सकते थे। रीछ को हमारे खड़े होने, चारपाई के हिलने और टॉप के गिरने से यकीन हो गया कि दरख्त पर भी कोई भूत है, जबकि ज़मीन पर पिडा उसकी तरफ सर झुकाए हुए ज़ोर से फुंकार रहा था और दूसरी टक्कर मारने को तैयार खड़ा था। लिहाजा रीछ मचान के नीचे ही दरी तक जहाँ था वहीं लटका रह गया और हम दोनों ना तजर्बेकार शिकारी मचान पर खड़े घबरा रहे थे। मुझे जितना याद है वो ये है कि मिस्टर कांजीलाल अपनी ऐनक संभालते हुए कह रहे थे कि रीछ बहुत बड़ा है। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा, इस तरह से कब तक खड़े रहेंगे, लिहाजा पैर से दरी को हटाना शुरू किया ताकि चारपाई के सुराखों से रीछ के सर में गोली मारूं, मगर चूँकि बूट पहने हुए था दरी को ना हटा सका। बेचारा रीछ ये सब ऊपर की हरकतें सिर्फ पिडे के डर से बर्दाश्त कर रहा था, जिसने पहली ही ठोकर से उसको ज़मीन पर गिरा कर कमर टेढ़ी कर दी थी और फिर दूसरे हमले के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। मैंने झुककर जैसी दरी को उसके करीब से घसीटना शुरू किया। उसने सोचा कि शायद उस पर कोई नई मुसीबत आने वाली है, लिहाजा उसने एक ज़ोरदार चीख मारी। हम दोनों डर गए। वो ज़मीन पर कूदा और पिछले धड़ को घसीटता हुआ, शोर मचाता हुआ भागा और एक दरख्त से टकरा कर फिर गिरा और दूर तक शोर मचाता हुआ जंगल में गायब हो गया।
हम दोनों फिर लंबी लंबी सांसें लेते मचान पर बैठ गए। जब ख़तरा जाता रहा तो एक दूसरे की बहादुरी की तारीफ़ की, इल्ज़ाम भी दिए और खूब हंसे। खुशकिस्मती से वहाँ कोई हमारी शक्लें देखने और हमारी बहादुरी को दूसरों के सामने बयान करने के लिए ना था। मुझे यकीन है कि अगर कोई शख्स हमारे और पेडे की सीध में मूवी कैमरा लिए हुए दूसरे दरख्त से तस्वीरें खींच लेता तो सिनेमा के लिए बहुत ही कीमती तस्वीरें होती। मिस्टर कांजीलाल ने कहा कि अब सब मामला ख़त्म हो गया। उस बदमाश ने चीतल को खाया था, अब वापस चलना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं तो शेर का इंतज़ार करूँगा। थोड़ी देर बाद अंधेरा होती हमारे आदमी आ गए और कांजीलाल उतर कर जाने लगे और फिर कहा कि बादल घिरे आ रहे हैं, रात अंधेरी होगी, कहीं फंडार पानी की तरह रात काटना मुश्किल न हो जाए। मैंने कहा जब जाड़े थे अब गर्मियां हैं और अगर बादल हट गए और चांद निकल आया तो शायद मुझे उससे भी ज़्यादा तमाशा देखने को मिले जो अब तक हम देख चुके, लिहाजा मैं ठहरूंगा। उन्होंने थोड़ी दूर जाकर फिर कहा कि सोच लो कहीं अकेले में बड़ा तमाशा ना हो जाए। मैंने कहा आप जाइए। मैंने राइफ़ल और बंदूक दोनों रख ली, क्योंकि कम रोशनी में राइफ़ल के मुकाबले में बंदूक से निशाना लगाना आसान होता है। मैंने दरी को ठीक किया और पैर फैला कर लेट गया, इस ख्याल से कि रात में कुछ न कुछ और तमाशा देखने को ज़रूर मिलेगा। 12 बोर को शेर पर चलाने का कतई इरादा ना था। थोड़ी देर में बादल गहरे हो गए और अंधेरा इस कदर हो गया कि अपने हाथ भी दिखाई ना देते थे। फिर आंधी चलने लगी, बिजली गूंजने लगी और फिर 1 घंटे के बाद सख्त तूफ़ान आया। दरख्त झूलने और आसपास गिरने लगे। मेरा दरख्त बहुत बड़ा और मजबूत था। आसपास के दरख्तों का मेरे ऊपर गिरने का डर लगने लगा। मैं बैठ गया और अपनी हिमाकत पर पछताने लगा। बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हुए और काफ़ी देर तक गिरे। मैंने सर बचाने के लिए दरी ओढ़ ली। जब ओले ख़त्म हुए तो 2 घंटे बारिश खूब ज़ोर की हुई। सब दरी और मेरे कपड़े बिल्कुल भीग गए। करीब 11 बजे के बारिश तो बंद हो गई, मगर तेज़ हवा और बिजली गूंज रही थी और जाड़ा नाकाबिले बर्दाश्त होने लगा। सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैंने मायूस होकर कैंप जाने का इरादा किया। बंदूक के बीच में रुमाल बांधकर दांतों से पकड़कर नीचे उतरा। जैसी मैं ज़मीन पर कूदा, पेडा जो कि शायद बैठा हुआ था खड़ा हो गया और पत्तों में मुझे चलने की आवाज़ आई। मैं पेडे को तो भूल ही गया था। ख्याल हुआ कि शायद शेर आ गया है। मैंने अपनी पूरी ताकत से आवाज़ दी और सड़क की तरफ आहिस्ता आहिस्ता टटोलता हुआ रवाना हुआ। अंधेरे में बिल्कुल दिखाई ना देता था। मेरा पैर एक गड्ढे में पड़ गया और मैं मुंह के बल बुरी तरह से गिरा। मेरा सर एक दरख्त से टकराया और बंदूक हाथ से छूटकर आगे गिरी, जिसको मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ सका। ख्याल था कि कंधा टूट गया होगा, मगर बच गया। डर के मारे बावजूद काफ़ी चोट लगने के जल्दी से उठकर सड़क और फायर लाइन पर मुश्किल से आया। कैंप उस जगह से 1.5 मील पर था। बिजली की चमक से आहिस्ता आहिस्ता मैं पड़ाव पर 12 बजे के बाद पहुंचा। सब सो गए थे। मैं अपनी जगह पर जाकर बग़ैर कुछ खाए पिए सो गया। ये दूसरी हिमाकत थी जो हमने भंडार पानी के तजर्बे के बाद की। 1 हफ्ते के अंदर मैंने आसपास की पूरी सड़क, फायर लाइन और नालों को देख लिया। हर रात एक नर शेर हमारे कैंप के 1 मील मशरिक में नाले से होकर साल के जंगल से निकलता और सड़क के शुमाली तरफ राम गंगा नदी में पानी पीने जाता था। मैंने भैंस के पिडे को उस जगह बांधने का इरादा किया। वैसे तो वहाँ हर तरफ आसपास के शेरों के पैर के निशान मिलते थे, मगर ये इस रकबे का सबसे बड़ा शेर था।
लेकिन मिस्टर कांजीलाल को ज़ुकाम और खांसी हो गई, लिहाजा पिडे का बांधना मुलतवी हो गया। मगर वहाँ का कैंप ख़त्म होने से पहले मैं एक रात बग़ैर पिडे के 2 नाली बंदूक लेकर मचान को नाले और सड़क के मैलान पर बांधकर 9 बजे रात से बैठ गया, ताकि चांदनी रात में उस बड़े नर शेर को देखूं जो इस रास्ते से रोज़ रात को पानी पीने जाता था। मैंने चारपाई को हर कोने से बांध दिया और एक कंबल भी ले लिया। अपने आदमियों से कह दिया कि कैंप को चले जाएं, मैं सुबह आऊँगा। चारों तरफ जंगल में खामोशी थी, सिवाय परिंदों की खटखट की आवाज़ के या राम गंगा के पानी बहने की आवाज़। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चांद निकलने के साथ साथ रोशनी फैलना शुरू हुई। तकरीबन 15 चीतल फायर लाइन पर मगरिब की तरफ यानी हमारे कैंप की तरफ से आए। वो नाला जिससे शेर के आने की उम्मीद थी मेरे दाहिनी तरफ करीब 20 कदम पर था। जब चीतल नाले को पार करके मेरी तरफ आए तो यकायक सब ख़तरे की आवाज़ निकालते हुए मशरिक़ की तरफ भाग गए। मैं गौर से देखता रहा, मगर चूँकि अभी चाँद पहाड़ से ऊपर नहीं निकला था, लिहाजा रोशनी कम थी और कुछ दिखाई ना दिया। करीब 5 मिनट बाद नाले में बजरी और बालों पर कुछ चलने की आवाज़ सुनाई दी। कोई जानवर नीचे राम गंगा की तरफ जा रहा है, मगर दिखाई ना दिया। मुझे शक हुआ कि शायद वो शेर जिसके देखने के लिए मैं बैठा था निकल गया। रफ्ता रफ्ता चांद पहाड़ के ऊपर निकल आया और अब चांदनी काफ़ी फैल गई। नाला भी साफ दिखाई देने लगा। करीब 10 बजे एक खोल 10-12 छोटे बड़े सूरों का आया और इत्मीनान से फायर लाइन पर जड़ें खोदते और खाते हुए सामने साल के जंगल में चले गए। वहाँ भी वो सूखे पत्तों में खड़बड़ करते रहे और आपस में लड़ते रहे, मगर अब दिखाई नहीं देते थे। इसके बाद एक जोड़ा स्याही का आगे पीछे सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता मगरिब से मशरिक़ की तरफ आ रहा था। वो दोनों एक तरफ से रुक गए और सर उठाकर मशरिक़ की तरफ देखा। दूसरे वो मेरे मचान के नीचे से ढाल में राम गंगा की तरफ उतर गए। मैं उनके खौफ की वजह ना समझ सका। सूअर अभी सूखे पत्तों में साल के जंगल के अंदर करीब 50 कदम पर शोर मचा रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक सूअर ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया और बाकी सब इधर उधर शोर मचाते हुए भागे। चंद मिनट तक शोर और पत्तों में काफ़ी खड़बड़ हुई। बाद में खुर्राहट की हल्की आवाज़ आना शुरू हुई, जिससे अंदाज़ा हुआ कि उनमें से एक को शेर ने पकड़ लिया है, जो मशरिक़ से आ रहा था और जिसको देखकर स्याही का जोड़ा भागा था। थोड़ी देर भारी सांस और खामोशी के बाद घसीटने की आवाज़ सूखे पत्तों में फायर लाइन और सड़क से गुजरते हुए राम गंगा की तरफ ढाल में और ऊंची घास में मचान से करीब 50 कदम मशरिक़ में मालूम हुई। फिर करीब आधे घंटे तक साफ आवाज़ खाने की और हड्डियां चबाने की आती रही। इसके बाद शायद फिर शेर राम गंगा में पानी पीने गया और वहां से 5-6 मरतबा बोला, जिस पर 2 तरफ से दूसरे शेरों ने करीब आध मील के अंदर से जवाब दिया और फिर 2 घंटे तक खामोशी रही। सर्दी भी बढ़ती जा रही थी और शेर दिखाई देने की कोई उम्मीद भी नज़र ना आई। मैं लेट गया और कंबल ओढ़ लिया, मगर सर्दी से नींद ना आई और सोचा कि बाकी रात अपने खेमे में जाकर आराम से सोना चाहिए। चांद पूरा निकल आया था। 1 बजे के करीब में उठ गया, कंबल लपेटा और दिल धड़कते हुए मचान से उतरा। बंदूक में एक गोली और एक गिराब लगाकर कैंप की तरफ रवाना हुआ। 10-15 कदम गया होऊंगा कि मुझे ख़तरा महसूस हुआ। बाल खड़े हो गए। आगे देखा तो कोई जानवर कैंप की तरफ से नाले के उस पार करीब 40-50 कदम पर आ रहा था। मैंने इरादा किया कि फिर वापस मचान पर जाऊं। ये सोचते हुए हम दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे कि वो जानवर भी साल के जंगल के साए से खुले हुए नाले में उतर आया।
और अब मैं उसकी चाल ढाल देखकर घबराया कि शेर जैसा मालूम होता था। वापस जंगल में भागना बेसूद था, जिससे उसको और हिम्मत होती। अब फासला मुश्किल से करीब 30 कदम के रह गया। मेरे पैरों में ब्रेक लग गई। शोर मचाना चाहता था मगर आवाज़ ना निकली। मैंने बंदूक कंधे से नीचे उतारी ताकि एक फायर हवा में डराने के लिए करूं। शेर भी खड़ा हो गया और एक हल्की सी आवाज़ करके पहाड़ की तरफ चला गया। मैंने रास्ता साफ देखकर फिर आगे चलना शुरू किया और जहाँ वो गया था वहाँ देखा तो शेर किनारे से 4-5 कदम पर खड़ा हुआ था। जब मैं करीब से गुज़र गया तो मेरे हवास ठीक हुए और मैंने नाला पार करने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो शेर फिर सड़क पर मग़रिब की तरफ जा रहा था। मैं तेज़ तेज़ कदमों चलता कैंप में पहुंचा और सीधा बिस्तर पर जा लेटा। सुबह जब हम काम पर जा रहे थे तो देखा कि शेर के पैर के निशान सड़क पर बने हुए हैं, सिवाय नाले के जहां वो थोड़ी देर के लिए जंगल में घुसा था। शेर और गुलदार सड़क पर दूसरी तरफ से आते हुए जब मिलता है तो अक्सर इसी तरह से जब वो 30-40 कदम रह जाता है तो एक तरफ जंगल में चला जाता है और थोड़ी दूर घूमकर दूसरी तरफ खड़े होकर छुपा हुआ देखता रहता है और बहुत अच्छा मौका इत्मीनान से 10 फुट के अंदर गोली चलाने का देता है, बशर्त ये कि शिकारी में हिम्मत हो और उसका निशाना सच्चा हो। 2 बरस के बाद सन 1915 में नहायती खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के बाद मिस्टर कांजीलाल जुदा हुए। पहली लड़ाई की किफ़ायतशारी की वजह से गवर्नमेंट ने 2 बरस के लिए फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल बंद कर दिया। मिस्टर कांजीलाल इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून रेंजर क्लास के असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर होकर चले गए और मेरा तबादला रेंज अफसर फोर्ट रेंज नॉर्थ खेरी फॉरेस्ट डिवीज़न में बावजूद मेरे उज़र करने के हो गया, जो मेरी जाए पैदाइश सिंगाही से सिर्फ 6 मील के फासले पर था। अगले बाब का उन्वान है मेरा पहला रीच। मेरा अपना रेंज क्वार्टर बलराइयाँ पर रेलवे स्टेशन से 1 फरलॉन्ग मग़रिब और गवर्नमेंट फॉरेस्ट के करीब 1 मील मशरिक़ में था। चारों तरफ खेती और कहीं कहीं वीरान था। सरकारी जंगल की सरहद से मिला हुआ रियासत सिंगाही का जंगल और कहीं कहीं खेती थी। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। मेरे चार्ज लेने के बाद बरसात में सिंगाही रियासत के एक काश्तकार ने जंगलात की कुछ ज़मीन सरहद पर दबा ली, जिसके लिए एक दिन सुबह हम दोनों तरफ के अफसरान रियासत के हाथी पर गए। बरसात का ज़माना था, जंगलात का काम बंद था और सड़कों पर घास खड़ी हुई थी। वापसी में सरहद के किनारे किनारे आ रहे थे। कुछ दूर मट्टी उड़ती हुई दिखाई दी। नज़दीक पहुंचकर देखा कि एक रीछ दीमक का बिल खोद रहा है। हाथी की आहट पाकर रीछ ने गड़े से मुंह निकालकर देखना शुरू किया। मेरे पास 350 बोर विंचेस्टर राइफ़ल थी। मैंने उसकी बगल में गोली मारी। रीछ उसी जगह गिर गया। ये औस दर्जे का नर और मेरा पहला रीछ था, मगर उसे मारने में कोई मज़ा नहीं आया जैसा कि शेर और गुलदार को मारने में आता है, और उसकी खाल भी किसी काम की नहीं होती। अगले बाब का उन्वान है मेरा तीसरा बिला शिरकत गुलदार। एक रोज़ एक पागल कुत्ता मेरे अहाते में आया और मेरे एक कुत्ते को काट खाया। मैंने उसको मारकर रियासत और सरकारी जंगल की सरहद पर शाम को रखवा दिया, जहां अक्सर गुलदार के पैरों के निशान दिखाई देते थे। दूसरे दिन सुबह देखा कि वो कुत्ते की लाश को रियासत की एक घनी झाड़ी में घसीट ले गया और आधा खा गया। शाम को मैं उसके नज़दीक एक दरख्त पर कुर्सी बांधकर बैठ गया। करीब 1 घंटे के बाद वो सरकारी जंगल से सरहदी सड़क के किनारे खड़ा हो गया और इधर उधर देखकर आहिस्ता आहिस्ता सड़क से गुज़रता रियासत के जंगल में लाश से करीब 10 कदम और मुझ से करीब 20 कदम पर
मेरी और लाश की एक ही सीध में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। चूँकि मैं सामने ही बैठा था, उसने मुझे देख लिया। मैंने अपनी 12 बोर वाली बंदूक का निशाना उसकी आंख पर पहले ही से ताक लिया था, लिहाजा लबलबी दबा दी। वो आवाज़ के साथ गिर पड़ा। ये मादा 7 फुट की थी। उस रोज़ मैंने महसूस किया कि अकेले बैठने में कामयाबी का कितना ज़्यादा और 2-3 मिलकर बैठने में कामयाबी का कितना कम इम्कान होता है। दूसरी गलती जो मैंने की थी वो ये थी कि मचान, गुलदार, लाश और मुझसे एक ही लाइन में था। मचान को एक बगल से होना चाहिए ताकि आने वाले जानवर की निगाह के सामने ना पड़े। तीसरी गलती ये की कि मचान बहुत नज़दीक बांधा, जो कम से कम 25 से 40 कदम पर बांधना चाहिए और ऊंचाई 10 फुट काफ़ी है। चौथा, मचान को पत्तों वाली शाखों से अच्छी तरह ढक लेना चाहिए ताकि शिकारी को जानवर जल्दी ना देख सके। अलबत्ता शिकारी आने वाले जानवर को फ़ौरन देख ले। नौउम्र और ना तजर्बेकार शिकारी मचान से शेर और गुलदार के शिकार में अगर ऊपर लिखी हुई एहतियात करेंगे तो कामयाबी ज़्यादा होगी। आम ख्याल ये है कि शेर और गुलदार दूसरे का मारा हुआ या मरा हुआ जानवर नहीं खाते। ये बिल्कुल गलत है, जैसा कि मेरे तजर्बे में आया है और आगे इस किताब में भी जिक्र है। अगले बाब का उन्वान है मेरा पहला दांत वाला सूअर। बारिश के खात्मे पर एक दिन 2 शख्स गाड़ी में बैठ कर आए और कहा कि हम अपना जवार का खेत 2-3 दिन से काट रहे हैं, जिसमें एक दांत वाला सूअर रहता है। जो कोई उसके नज़दीक जाता है उस पर हमला करता है। अगर आप उसको मार दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हम अपना खेत काट सकेंगे, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही कि सूअर हमला करता है, मैंने अपना 350 बोर विंचेस्टर राइफ़ल लिया और उनके साथ उनके खेत पर चला गया। ये जंगल की सरहद पर एक नया खेत जंगल और झाड़ियाँ काट कर बनाया गया था और जवार बोई थी, जिसमें कहीं कहीं बेर और दूसरी किस्म की झाड़ियाँ भी बढ़ गई थी। मैं आधे खेत में गया हूँगा कि एक झाड़ी से हुर्राहट की आवाज़ आई और इसके साथ ही एक बड़ा सूअर हमारी तरफ बोलता हुआ दौड़ा। दोनों गांव वाले, एक मेरे आगे और एक पीछे था, मेरे अर्दली के साथ भागे। खुशकिस्मती से मैंने राइफ़ल को खेत में घुसती भर लिया था। फ़ौरन कंधे पर से सीने पर लाकर सूअर के सर पर निशाना लेकर फायर किया, जो अभी 10 कदम ही भागा होगा। गोली बजाय सर में लगने के सीने के दाहिनी तरफ लगी और सूअर कलाबाजी खाकर मेरे सामने आकर गिरा। मैंने ख्याल किया कि गोली सर में लगी होगी, लिहाजा दूसरा फायर नहीं किया। बाद में देखा कि सर बच गया, मगर गोली ने दाहिने कंधे को तोड़कर अंदर के हिस्से, दिल वगैरह को चूर चूर कर दिया। गांव वाले भी खुश होकर जमा हो गए और 8 आदमी उसको बांस में लटका कर गांव में ले गए। वो काफ़ी बड़ा और भारी नर जानवर था। अगले बाब का उन्वान है मेरा चौथा गुलदार। मार्च सन 1917 में हमारे मिस्टर सरताज बहादुर, असिस्टेंट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने, जिनको शिकार का बिल्कुल शौक़ ना था, मेरे कमरे में गुलदार की खाल देखकर उसे मारने का शौक़ ज़ाहिर किया। वो गज़ेटेड ऑफिसर होने की हैसियत से गवर्नमेंट फॉरेस्ट में शिकार खेलने के मुस्तहिक थे। मैंने एक गांव के कुत्ते को उसी रोज़ शाम को अपने रेंज क्वार्टर से 1 मील दूर रेलवे लाइन और सड़क के मिलान पर बंधवा दिया, जहां मैं अक्सर गुलदार के निशान देखता था। दूसरे दिन सुबह देखा गया कि वो कुत्ते को मारकर जंगल में घसीट कर ले गया। हम दोनों शाम को गए। लाश को तलाश करके 2 दरख्तों पर अलग अलग मचान लाश के करीब 20 कदम पर बांध कर बैठ गए और बाकी आदमियों को वापस कर दिया। बैठने के बाद मैंने गौर किया कि हमने फिर वही दोनों गलतियाँ की कि अव्वल तो मचान गुलदार के आने की सीध में बांधा, दूसरे मचान को बिल्कुल नहीं ढका। जंगल घना था और आधे घंटे के अंदर ही गुलदार बिल्कुल खामोशी से आकर लाश के पास खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा।
मिस्टर सरताज बहादुर अपने ख़याल में मसरूफ़ थे और मैं भी लापरवाही से बैठा हुआ था। इतने में एक पतली सड़ी हुई सूखी शाख गुलदार के पैर के नीचे आकर टूट गई। मैंने उस तरफ सर घुमाकर देखा तो गुलदार मुझे देख रहा था। मैंने 350 बोर विंचेस्टर राइफ़ल उठाई। वो भागने ही वाला था कि मैंने उस पर गोली चला दी। वो उसी वक्त गिर गया मगर फिर फ़ौरन उठा और वापस भागा। मैं दूसरी गोली ना चला सका। ये सब 1 या 2 सेकंड में ख़त्म हो गया। वो थोड़ी दूर जाकर गिरा और पत्तों में हाथ पैर पटकने की आवाज़ और खुर्राटें सुनाई दी, जिनसे अंदाज़ा होता था कि शायद वो मर गया। उस वक्त हालांकि काफ़ी दिन था मगर हम चले आए और सुबह उसको देखने का इरादा किया। रेंज क्वार्टर पहुंचने पर मेरे आदमियों ने कहा कि सिंगाही रियासत से हाथी मंगाकर कल इसको ढूंढो, मगर ज़ख्मी गुलदार के पास पैदल जाना मुनासिब नहीं है। मैंने दूसरे दिन सुबह सिंगाही, जो कि 6 मील पर था, एक आदमी मैनेजर रियासत के पास भेजा और आधे दिन के लिए एक हाथी मांगा। आदमी जवाब लेकर दोपहर के बाद आया कि हाथी सब अफसरान के शिकार में मांगे गए हैं। इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। शाम को मैं अपने 2 कुत्ते और 6 आदमी लेकर गया। कुत्ते सुधाए हुए ना थे, लिहाजा जंगल में पहुंचती चारों तरफ दौड़ने लगे और जिस तरफ गुलदार गया था उस तरफ जाकर भौंकने लगे। जब हम वहां गए तो देखा कि गुलदार का पेट फूल गया था और मक्खियां बैठी हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि वो उसी वक्त गिरते ही मर गया था। वो 7.5 फुट का नर गुलदार था। उसे मिस्टर सरताज बहादुर की नज़र कर दिया गया। मेरा 5वां गुलदार दरख्त पर से। जून का महीना था। काम ख़त्म हो गए थे और बारिशें शुरू हो गई थीं और चारों तरफ धान के लिए खेत तैयार किए जा रहे थे। मैं सुबह के वक्त अपने क्लर्क और फॉरेस्ट्रान के साथ साल के तमाम कागजात तैयार कर रहा था कि एक काश्तकार अपना हल और बैल करीब 200 कदम पर रेंज क्वार्टर के सामने छोड़कर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि एक गुलदार हिल्दू के दरख्त पर उसके खेत में बैठा हुआ है। मुझे यकीन नहीं आया कि गुलदार दिन में दरख्त पर खुले खेत में आराम करेगा, जबकि 2 फरलॉन्ग मगरिब में घना जंगल हो, और ना इस बात का यकीन हुआ कि गुलदार दरख्त पर चढ़ भी सकता है। लेकिन एक पुराने फॉरेस्ट गार्ड ने कहा कि उसने गुलदारों को बड़े बड़े ऊंचे हिल्दू और दीगर किस्म के दरख्तों के ऊपर देखा है और वो दिन भर दरख्तों पर साए और हवा में आराम करते हैं। खासकर बरसात के मौसम में जब ज़मीन गीली होती है और मच्छर और मक्खियाँ उनको सताती हैं, वो दरख्तों पर से चीतल और दीगर जानवरों को कूद कर पकड़ लेते हैं। अगर कभी कोई जानवर बारिश से बचने के लिए उस दरख्त के नीचे आकर खड़ा होता है या अगर उसके नीचे से निकलता है। ये सुनकर मैं अपना 350 बोर विंचेस्टर राइफ़ल और 5 कारतूस लेकर जैसे बैठा था वैसे ही स्लीपर कमीज़ और पजामा पहने चल दिया। मेरे साथ 2 कुत्ते और चंद एहलकार भी चल दिए। हम उस हिल्दू के दरख्त के नीचे पहुँचे। हमको गुलदार दिखाई नहीं दिया। दरख्त बहुत बड़ा और करीब 10 फुट के मोटा और काफ़ी ऊंचा था और शाखें और पत्ते बहुत घने थे। ये खेत रियासत सिंगाही के जंगल काट कर हाल ही में काश्त किए गए थे और जगह जगह बड़े बड़े दरख्त अब भी खड़े थे। जब हम सब लोग दरख्त की घनी शाखों और पत्तों में गुलदार को देख रहे थे, मेरे कुत्ते बू पाकर इधर उधर दौड़ने लगे और खेत की मुंडेर पर एक झाड़ी और घास पर भौंकने लगे। मैं दौड़कर उस तरफ गया इस ख्याल से कि शायद गुलदार वहाँ छुपा हुआ है, मगर वहाँ आधा खाया हुआ बंदर मिला। इस दरमियान में खेत वाले और मेरे आदमियों ने दरख्त के ऊपर के हिस्से में गुलदार को और ऊंचा चढ़ते हुए देख लिया। मुझे आवाज़ दी। मैं आया और मुश्किल से गुलदार की दुम लटकती हुई और पत्तों में कुछ काला ढेर सा करीब 70-80 फुट ऊंचाई पर छुपा हुआ दिखाई दिया। नज़दीक के खेतों से उस वक्त तक काफ़ी आदमी और कुत्ते आकर
तमाशा देखने जमा हो गए थे। मैंने दरख्त के चारों तरफ घूमकर गुलदार का कोई अच्छा हिस्सा देखने की कोशिश की ताकि गोली मारूं, मगर सिवाय दुम और एक काले ढेर के घने पत्तों में और कुछ दिखाई नहीं दिया, और वो भी सिर्फ दरख्त की जड़ के पास से सीधा ऊपर दिखाई देता था। ऐसी हालत में सीधा सर के ऊपर सही निशाना लगाना मुझे बहुत मुश्किल मालूम होता था। सब आदमी कह रहे थे कि आप गोली चलाइए, वो नीचे कूदे तो हम सब लोग उसे कुल्हाड़ियों से मारेंगे। वो नहीं समझते थे कि ज़ख्मी गुलदार क्या मुसीबत पैदा कर सकता है। उनके बार बार कहने और हंसने पर मुझे गुमान हुआ कि वो लोग ये समझते हैं कि मैं डरता हूँ। ये मुझे नागवार मालूम हुआ। मैंने कहा कि अच्छा लो, मैं फ़ायर करता हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ ताकि जब वो कूदे या गिरे, जो कि यकीनी है, तो मैं दूसरा फ़ायर उसके ऊपर तुमको बचा कर चला सकूं। जब सब आदमियों को मैंने अपने पीछे खड़ा कर लिया, तब जिस कदर इत्मीनान से और अंदाज़े से मैं निशाना लेकर फ़ायर कर सकता था मैंने किया। गुलदार ने फ़ायर होती एक आवाज़ निकाली और दरख्त पर से लुढ़कता हुआ मेरे सामने पिछले धड़ के बल गिरा। गोली पूरे जिस्म से गुज़रने के अलावा उसकी कमर गिरने से टूट गई और जिस जगह वो गिरा वहीं थोड़ी देर हुर्राया और अगला धड़ हिला कर मर गया। मुझे ये मुफ्त का तमाशा बिला खर्चा और वक्त ज़ाया करने के मेरे क्वार्टर के सामने गुलदार के मिल जाने से मुझे बहुत खुशी हुई। ये औस दर्जे की मादा 6 फुट 5 इंच की थी। उसने शायद सुबह के वक्त बंदर को मारा था जो खेत में बैठा घास और झाड़ी खा रहा था। हल वाले को आता देखकर नज़दीक के दरख्त पर चढ़ गया। जब वो निकल जाएगा तब फिर अपने शिकार को खाएगा, मगर आदमी की चालाकी से वो खुद शिकार हो गया। मैं गुलदार और तेंदुए में कोई फ़र्क सिवाय कद छोटा बड़ा होने के और कुछ नहीं पाता। ये दोनों हर किस्म के दरख्तों पर बिल्ली और बंदर की तरह चढ़ जाते हैं, सिर्फ़ एक शाख से दूसरी शाख पर नहीं कूद सकते। जब बंदर उसको देखकर दरख्त पर चढ़ जाते हैं तब पहले तो ये नीचे इधर उधर दौड़कर, उछलकर और हुर्रा कर डराता है, जिससे घबरा कर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने में अक्सर कोई ना कोई बंदर गिर पड़ता है तो ये फ़ौरन उसको पकड़ लेता है। अगर इसमें नाकाम रहा तो फिर ये दरख्त पर चढ़ जाता है और मोटी डालों पर उनके करीब खड़े होकर धमकी देता और हुर्राता है। इस हरकत पर कोई ना कोई घबराहट और जल्दी में एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने में अक्सर गिर पड़ता है, जिसे ये फ़ौरन बिजली की तरह कूद कर पकड़ लेता है। मैंने कई रोज़ एक पुलिस के दरोगा जी के पले हुए 2 बरस के गुलदार से बंदियल खंड मकाम मंडोरासी पी की सरहद पर बंदरों का शिकार हर रोज़ शाम को करते हुए देखा है। बल्कि दरोगा जी ने उस गुलदार की बदौलत कलेक्टर और पुलिस के आला अफसर को खूब खुश कर रखा था, जिससे उनके बहुत से ऐब भी माफ़ कर दिए जाते थे। मैं मंडोरा के डाक बंगले में ठहरा हुआ था और 2 रोज़ उस गुलदार से बंदरों का शिकार खूब देखा। थाना बंगले से 1 फरलॉन्ग पर था। गुलदार 2 रोज़ बराबर शाम को दरोगा जी के साथ आकर मेरा स्पेशल कुत्ता देख गया था। गर्मी के दिन थे। खाना खाकर रात को बंगले के सामने करीब 10 बजे के मच्छरदानी लगाकर सो रहा था और मेरा कुत्ता मेरे पलंग से बंधा हुआ था। मेरे आदमी बंगले के पीछे शागिर्द पेशे में मुझसे काफ़ी दूर थे। मैं शाम के शिकार का ख्याल कर रहा था और चूँकि गुलदार बिल्कुल खुला रहता था, ये भी ख्याल कर रहा था कि वो मेरे कुत्ते को देख गया है, कहीं आ ही ना जाए। इतने में मेरे कुत्ते ने भौंकना शुरू किया। मैंने सर निकाल कर देखा तो गुलदार 10 कदम पर खड़ा हुआ था। मैं घबराया कि ना मालूम जंगली गुलदार है या पला हुआ। मेरे पास बंदूक और एक डंडा चारपाई पर थे। मैंने ज़ोर से नौकरों को आवाज़ दी और डंडा लेकर गुलदार को धमकाया, मगर वो नहीं भागा, सिर्फ कुत्ते की तरफ पैंतरा बदलता रहा। जब आदमी आए तो मैंने कहा कि दौड़कर थाने जाओ और कहो कि अपना गुलदार बुला लें।
15 मिनट तक मैं बड़ी मुश्किल से अपने कुत्ते को बचा सका जब कांस्टेबल आए और गुलदार को पकड़कर बड़ी मुश्किल से ले गए। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।